देवनागरी वर्णमाला की उस विशेषता के बारे में आज बात करूंगा जिसको जानने के बाद हिंदी लेखन की वह अराजकता दूर हो सकती है जो आजकल हर जगह दिखाई देती है। दरअसल उस विशेषता को जानने का अद्भुत असर मैंने अपने खुद के ऊपर महसूस किया है। मैं कोई हिंदी का पीएचडी धारक नहीं हूं और ना तो हिंदी व्याकरण का कोई ऐसा गहरा अध्ययन मेरा रहा है, लेकिन मैंने महसूस किया है कि उस विशेषता को जानने के बाद से मेरे अंदर एक ऐसी चीज पैदा हुई हिंदी के प्रति, जिसके नाते धीरे धीरे स्वतः मेरी हिंदी बेहतर होती चली गई। मेरे ख्याल से मैं 5वीं या 6ठी कक्षा का विद्यार्थी था। उस समय किसी शब्द की गलती पर मेरे पिताजी ने मुझको टोका और इसके साथ ही उन्होंने देवनागरी वर्णमाला की वह विशेषता मुझे समझाई। 5 से 10 मिनट में मुश्किल से वह बात मेरी समझ में आ गई और इसके बाद से आज तक हिंदी में वैसी गलती मुझसे फिर कभी नहीं हुई। और उसी के बाद से एक ऐसा वैज्ञानिक बोध पैदा हुआ देवनागरी वर्णमाला के प्रति और हिंदी के प्रति, तो अपने आप एक रुचि पैदा हुई और बिना किसी अतिरिक्त कोशिश के कम से कम लिखने की हिंदी मेरी बेहतर होनी शुरू हो गई। मैं मानता हूं कि बोलने के मामले में मैं कोई बहुत अच्छा बोलता नहीं हूं, बहुत अच्छा अभ्यास नहीं है मेरा, बहुत अच्छा वक्ता नहीं हूं, उच्चारणों में भी इलाके की गड़बड़ियां हैं, लेकिन लिखने के मामले में मुझे लोग कहते हैं कि आपकी हिंदी अच्छी है, तो मानता हूं कि दरअसल वह उसी वजह से हुई है जो मैंने बचपन में विशेषता समझ ली थी। मुझे लगता है कि आप भी अगर उस विशेषता को समझेंगे तो आपके अंदर भी एक चमत्कार का भाव पैदा होगा। जो लोग जानते हैं उनकी कोई बात नहीं है, लेकिन यह छोटी सी चीज समझने के बाद सिर्फ एक गलती नहीं, कई तरह की गलतियां सुधरनी शुरू हो जाएंगी। और उसका एक सीधा सा मनोविज्ञान है। सीधा सा मनोविज्ञान ये है कि अगर हम एक लकीर भी अच्छे तरीके से खींचना सीख लेते हैं तो सिर्फ वो लकीर ही अच्छी नहीं खींचते हैं, कई और चीजें भी अच्छी होने लगती हैं। एक काम हम सही दुरुस्त तरीके से करते हैं तो उसके इर्द गिर्द के ढेर सारे काम अच्छे तरीके से होने लगते हैं। एक जगह का परफेक्शन दरअसल कई और जगह पर हमें परफेक्ट बनाता है। ये साधारण सा मनोविज्ञान है जीवन का। और देवनागरी वर्णमाला इतनी वैज्ञानिक है कि इसके एक एक रहस्य को अगर हम समझना शुरू करें तो कई चीजें हमारी बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। तो दिक्कत क्या है, दरअसल उसकी मैं बात करता हूं, फिर उसका समाधान बताने की कोशिश करता हूं। आप देखते होंगे कि तमाम लोग कहीं गंगा लिखते हैं तो ऊपर बिंदी लगाते हैं गा के ऊपर। कहीं आप संस्कृत में लिखा हुआ देखते हैं गंगा, तो उसमें का खा गा घा गा, ये गा जो है वह वर्ण आप देखेंगे गंगा में। इसी तरह कंकड़, तमाम शब्द ऐसे हैं। लेकिन ये ऐसा क्यों होता है कि कहीं बिंदी लगाई जाती है, कहीं पंचमाक्षर या अनुनासिक व्यंजन लगाए जाते हैं? वजह क्या है? ये वजह ही लोगों को नहीं पता है, ज्यादातर लोगों को, बल्कि हिंदी के 99% लोगों को नहीं पता है कि कहीं अनुस्वार की बिंदी क्यों लगा दी जाती है और कहीं अनुनासिक व्यंजन क्यों इस्तेमाल होते हैं। एक संपादक जी थे, उन्होंने एक जगह लिखा था तो हिंदुस्तान शब्द में उन्होंने आधा ना लगाया हुआ था, हिंदी और हिंदू में बिंदी लगाई हुई थी। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों, तो बेचारे अचकचा गए। उन्होंने कहा कि बहुत सरल आदमी थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे सचमुच नहीं मालूम है, बस ये मेरा अभ्यास है और मैंने देखा है, वही अभ्यास मुझे हो गया है तो वही मैं लिख रहा हूं। इसी तरह से कुछ लोग अपने नाम के आगे पांडेय जब लिखते हैं तो पांडेय में आधाणा लगाते हैं, लेकिन वहीं पर अगर उन्हें पंडित लिखना हो गया तो पा के ऊपर बिंदी लगा देते हैं। और उनसे कारण पूछिए तो नहीं बता पाते हैं। कारण दरअसल पता ही नहीं है। प्राइमरी में जो प्राथमिक पाठशालाएं हैं, जो बातें वहां बता दी जानी चाहिए थी नहीं बताई गई हमें, इस नाते हमसे इस तरह की गलतियां होती हैं। साधारण विद्यार्थी से लेकर बड़े बड़े पीएचडी धारक तक इतनी ज्यादा अराजकता करते हैं हिंदी लेखन में कि देखकर आश्चर्य होता है। नहीं पता है कि संबंध में आधा माँ कहाँ लगा दिया जाए या बिंदी क्यों, जहां जो जी में आता है वही लिख देते हैं लोग। ये समझने की बात है। गंदा लिखना हुआ, कभी बिंदी कभी आधा ना लिख दिया, कुछ भी नहीं मालूम है कि ऐसा क्यों। इस बात को ही दरअसल समझने की जरूरत है, और इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें अपनी वर्णमाला पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आप जरा ध्यान दीजिए कि हमारी वर्णमाला की संरचना कैसी है। हमारी वर्णमाला में सबसे पहले आते हैं स्वर, इसके बाद विसर्ग और अनुस्वार हैं, इसके बाद जो है 5 वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, 5 वर्ग हैं। और इन वर्गों के बाद अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन है। अंतस्थ या, रा, ला, वा, और ऊष्म शा, शा, सा और हा। 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म, ये मुख्य वर्णमाला है।
इसको ही जरा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा कि कहाँ अनुनासिक व्यंजन लगाया जाना चाहिए और कहाँ अनुस्वार की बिंदी लगाई जानी चाहिए। दरअसल जो ये अनुनासिक व्यंजन है, ङा है, या है, ड़ा है, ना है, मा है, इनकी जगह पर ही हर जगह अनुस्वार की बिंदी लगाई जा रही है और यह गलत है। हर जगह अनुस्वार की बिंदी का इस्तेमाल गलत है। इसी बात को समझने की जरूरत है। हुआ क्या कि जब टाइपराइटर आया तो उस समय टाइपराइटर रोमन लिपि के हिसाब से विकसित हुआ था। उसके नाते कुछ सहूलियतें हिंदी में ली गईं। सहूलियत यह ली गई कि बिंदी से काम चला लेते हैं क्योंकि टाइपराइटर के कीबोर्ड में की बहुत सीमित हैं, ज्यादा कुंजियां नहीं हैं। इस नाते कम कुंजियों से काम चलाना था। इसमें एक साजिश भी थी जिसको भी यहाँ समझ लेने की जरूरत है। साजिश क्या थी? ये टेक्नोलॉजी आई पश्चिम से, ठीक बात है, स्वाभाविक है, अंग्रेजी में विकसित होना शुरू हुई। लेकिन उसी समय अंग्रेजों ने एक अभियान चलाया था कि किसी तरह भारत की सभी भाषाओं के लिए रोमन लिपि को मान्य करा दिया जाए। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुश्किल यह थी कि रोमन इतनी कमजोर लिपि थी कि भारतीय भाषाओं को समाहित कर ही नहीं सकती थी, वह कर ही नहीं पाई। तब फिर क्या किया कि तकनीकी तौर पर कोशिश की गई कि तकनीक को किसी भी तरह से रोमन के हिसाब से ही विकसित करना है। देवनागरी के हिसाब से विकसित करने की कोशिशें शुरू हुई तो उसको हतोत्साहित किया गया। तो मजबूरन जो है देवनागरी में कई दिक्कतें रह गई, तो हमको जो है कम कुंजी से काम चलाना पड़ा। हम उसको जो विकास हमें करना चाहिए था टाइपराइटर का, हम नहीं कर पाए। तो हमने जो है आधा माँ, आधा ना, आधा या, आधा ङा, इन सब के लिए जो है अनुस्वार की बिंदी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया सुविधा के तौर पर, और यह सुविधा बाद में धीरे धीरे अराजकता बन गई। प्राचीन काल में कुछ स्थितियों में विकल्प के तौर पर अनुस्वार के इस्तेमाल की इजाजत दी गई है, लेकिन विकल्प, अनुस्वार कभी भी अनुनासिक व्यंजन नहीं है। अनुनासिक व्यंजन और अनुस्वार का ध्वनि विज्ञान बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। अनुस्वार अपने आप में वर्ण भी नहीं है, यह ध्वनि है, लेकिन अनुनासिक व्यंजन है। यह बात समझने की है। अब देखिए कि इसका इस्तेमाल कैसे होना चाहिए। अनुनासिक व्यंजन दरअसल जब स्वर रहित रूप में आते हैं, स्वर विहीन रूप में आते हैं, शुद्ध व्यंजन के रूप में आते हैं, तो स्ववर्गीय व्यंजनों के पहले आते हैं। स्ववर्गीय मतलब अपने वर्ग के व्यंजनों के पहले। जैसे अगर आपने कंघा लिखा तो कंघा में हम आमतौर पर देखते हैं कि बिंदी लगी हुई है, लेकिन लिखा जाना चाहिए कंघा में का और फिर ङा, नीचे हल, इसके बाद घा पर आ की मात्रा, कंघा। या कई बार संस्कृत में ङा के नीचे घा चढ़ा देते हैं तो मान लिया जाता है कि हमने ङा को जो है उसमें से स्वर निकाल दिया है, कंघा। तो संस्कृत में आप सही लिखा हुआ देखेंगे, लेकिन हिंदी में अराजकता है, वहां हर कहीं हम बिंदी लगाते हैं। बिंदी अनुस्वार के लिए नियत है, अनुस्वार का चिन्ह है, वह अनुस्वार का प्रतीक है। बिंदी जो है ये पंचमाक्षरों का प्रतीक नहीं है जो प्रतीक बनाया जा रहा है। इसी तरह से पंच लिखना हुआ तो पंच में जो है जो अनुनासिक व्यंजन इस्तेमाल हुआ है स्वर रहित रूप में, वह जिसके पहले इस्तेमाल हुआ है उस वर्ग का होगा। मतलब पंच में चा के पहले हुआ है तो चा वर्ग का अनुनासिक व्यंजन या होता है तो या पंच में इस्तेमाल होगा। पंछी में छा के पहले हुआ है तो छा जो है चा वर्ग का है तो चा वर्ग का अनुनासिक व्यंजन जो है स्वर रहित रूप में इस्तेमाल होगा, यानी पंछी में आधा या इस्तेमाल होगा। इसी तरह से झंझट लिखना हुआ तो झंझट में झा के पहले है तो झा जो है वो चा वर्ग का है तो चा वर्ग का ही अनुनासिक यानी या, झंझट में झा के पहले आधा या इस्तेमाल होगा। बिंदी का इस्तेमाल ध्वनि वैज्ञानिक रूप में गलत है। इसी तरह से पंप लिखना हुआ तो पंप में पा के पहले अनुनासिक व्यंजन स्वर रहित रूप में आया है तो यह पा वर्ग का होगा, मां, पा के पहले आया है। इसी तरह गुम्फित अगर शब्द आप लिखते हैं तो गुम्फित में फा के पहले अनुनासिक व्यंजन आया है स्वर रहित रूप में तो जाहिर है फा जिस वर्ग का होगा यानी पा वर्ग का है तो पा वर्ग का अनुनासिक व्यंजन जो है फा के पहले इस्तेमाल होगा, गुम्फित में आधा मां होगा। तो बिंदी लगाना यहाँ गलत है। तो कंघा, पंछी, पंख, गंदा, गंदगी, डंडा, पांडे, तो ये सारे तमाम शब्दों के उदाहरण आप खुद से सोच सकते हैं और एक बार बैठकर 5 मिनट भी सोच लेंगे तो ये पूरा अभ्यास जिंदगी भर के लिए पक्का हो जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पर समझिए कि अनुस्वार की बिंदी कहाँ लगाई जानी चाहिए। अनुस्वार की बिंदी देखिए एक बात समझने की है, अनुस्वार जो इसका शब्द है उसी में इसका अर्थ समाया हुआ है। अनुस्वार
यानी जो स्वर के पीछे पीछे चले, स्वर की बैसाखी पर चले, बिना स्वर के अनुस्वार का उच्चारण संभव ही नहीं है। स्वर उसके साथ चाहिए, बिना स्वर के सिर पर सवार हुए अनुस्वार की ध्वनि नहीं सुनाई दे सकती। लेकिन अनुनासिक व्यंजनों की ध्वनि बिना स्वर के भी सुनाई दे सकती है। अनुनासिक व्यंजन से आप शब्द की शुरुआत कर सकते हैं, जैसे नमन, न्याय, ये सब आप लिखते हैं। म्लान, तो माँ से आपने शुरू कर दिया, अन्ना से शुरू कर दिया, ये अनुनासिक व्यंजन है। यहीं पर समझिए कि अनुस्वार से यह फर्क है अनुनासिक व्यंजनों का। अनुस्वार से आप शब्द की शुरुआत नहीं कर पाएंगे, उसके पहले स्वर जरूरी है। अंश जब आप कहते हैं तो आ के ऊपर सवार है तभी उसकी ध्वनि आती है, अनुस्वार से शुरू ही नहीं कर सकते। लेकिन एक और खासियत है, अनुस्वार दरअसल स्वर के बाद और अंतस्थ या ऊष्म व्यंजनों के पहले ही ठीक से सुनाई देता है, उसकी ध्वनि वहीं से ध्वनित होती है। जब शब्द में आता है, शब्द के बीच में आता है, तो अंतस्थ और ऊष्म व्यंजनों के पहले और स्वर के बाद उसकी ध्वनि सुनाई देती है। इसी नाते अनुस्वार के प्रयोग का क्षेत्र अंतस्थ और ऊष्म ध्वनियां हैं। ऊष्म ध्वनियों और अंतस्थ ध्वनियों के पहले अनुस्वार का इस्तेमाल किया जाता है, अनुस्वार की बिंदी लगाई जाती है। जैसे आपने अंश लिखा, अंश, तो अंश में जो है शा के पहले नासिक के ध्वनि है, तो इस नासिक के ध्वनि के लिए अनुस्वार की बिंदी इस्तेमाल होगी। अंश में आप आधा ना नहीं लिख सकते। संवाद, तो वा जो है ये अंतस्थ ध्वनि है, तो अंतस्थ व्यंजन के पहले नासिक की ध्वनि है, तो यह अनुस्वार की ध्वनि होगी। सिंह आपने लिखा, तो हा जो है ये ऊष्म ध्वनि है, तो ऊष्म ध्वनि के पहले नासिक के है, तो यह नासिक के अनुस्वार की ध्वनि होगी। संलाप, ला जो है अंतस्थ व्यंजन है, तो अंतस्थ व्यंजन के पहले जो नासिक की ध्वनि है उसके लिए अनुस्वार की बिंदी इस्तेमाल होगी। संलाप में आधा ना आप नहीं लिख सकते। संवार, इसी तरह से तमाम उदाहरण आप समझ सकते हैं। मेरे ख्याल से अब समझने में उलझन नहीं होनी चाहिए कि कहाँ अनुस्वार इस्तेमाल करना है और कहाँ अनुनासिक व्यंजन इस्तेमाल करने हैं या पंचमाक्षर इस्तेमाल करने हैं। तो पंचमाक्षर स्ववर्गीय व्यंजनों के पहले इस्तेमाल होंगे और अनुस्वार अंतस्थ और ऊष्म व्यंजनों के पहले इस्तेमाल होंगे। ये साधारण सा नियम है, इसको केवल समझ लेने पर, दो चार शब्दों का उदाहरण समझ लेने पर जिंदगी भर ये नहीं भूलेंगे और आप कभी गलती नहीं करेंगे। जो हर तरफ गलतियां आज दिखाई दे रही हैं वे सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी और सिर्फ ये बिंदी की ही गलतियां दूर नहीं होंगी। आप देखेंगे कि आपकी भाषा की लिखावट में काफी शुद्धता आनी शुरू हो जाएगी। ये बच्चों को सिखा दिया जाए कि उनके भीतर बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। दुर्भाग्य से हम अराजकता शुरू से ही सिखाते हैं। इस नाते हिंदी, जिसमें वर्तनी की गलती नहीं होनी चाहिए, शुद्ध वर्तनी अपने आप सीख लेनी चाहिए, उसमें वर्तनी की गलतियां इतनी ज्यादा हैं कि अंग्रेजी में भी इतनी नहीं होंगी। तो इस बात को जरा सा समझ लें तो कई चीजें हमारी आसान हो सकती हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप हर जगह जो है इसी तरह से पंचमाक्षर वाली शैली इस्तेमाल कीजिए, लेकिन मेरा मानना है कि हमें कुछ लोगों को मिलकर 150 लोग भी मिलकर अगर सोशल मीडिया पर या इंटरनेट वगैरह पर पंचमाक्षर वाली वर्तनी इस्तेमाल करना शुरू कर दें, कंघा में हम आधा ङा लगाएं, पंच में आधा या लगाएं, गंदा में आधा ना लगाएं, पंप में आधा माँ लगाएं या पंडा में आधा ना लगाएं, इस तरह के और भी सारे जो शब्द हैं उनको सही रूप में लिखना शुरू कर दें तो कुछ दिन में आप देखेंगे कि माहौल बनने लगेगा और तमाम सारे लोग लिखना शुरू कर देंगे और देवनागरी वर्णमाला की वैज्ञानिकता की रक्षा होनी शुरू हो जाएगी। यह बहुत बड़ी बात होगी और मैं मानता हूं कि संसार की सबसे वैज्ञानिक वर्णमाला है हमारी, इस नाते इसकी वैज्ञानिकता को बचाए जाने की जरूरत है। हम विज्ञान के युग में रह रहे हैं, हर चीज को हम वैज्ञानिक बनाने की जिद की हद तक लगे हुए हैं। हम इतिहास को भी वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं, भूगोल की भी बनाना चाहते हैं, गणित तो वैज्ञानिक है ही, विज्ञान तो विज्ञान है ही, हम हर चीज को वैज्ञानिक दृष्टि से देखना चाहते हैं। तो हमारे पास एक देवनागरी लिपि जो इतनी वैज्ञानिक है उसको आखिर क्यों अवैज्ञानिक बनाएं? मैं ये मानता हूं कि अगर पंचमाक्षर वाली वर्तनी में हम लिखना सीख जाएं तो दरअसल हम हर वर्तनी में लिखने में माहिर हो सकते हैं। मेरे साथ ये होता है, मैंने ये देखा है कि किसी पत्रिका के लिए अगर मैंने कोई लेख लिखा तो मुझे अंदाजा है कि वह पत्रिका किस वर्तनी में किस तरह की वर्तनी का इस्तेमाल करती है, तो बिना कहे सुने मैं उसी तरह की वर्तनी में उसको भेज देता हूं। तो मैं हर तरह की हिंदी की वर्तनी ठीक ठीक लिख सकता हूं, इतना मेरा अभ्यास हो गया है। ठीक है, मजबूरी है
कई पत्रिकाएं, अखबार सब बिंदी से काम चलाते हैं, तो वहां हम बिंदी वाली लिखें, लेकिन हमें जानना चाहिए असली बात को जरूर। और असली बात जानकर अगर हम सोशल मीडिया पर भी सही ढंग से लिखना शुरू करते हैं, जिस पर कि संपादक की कोई कैंची नहीं लग सकती, हम अपनी मर्जी से लिखते हैं, तो हम इस तरह से शुद्ध भाषा में लिखना शुरू करेंगे तो एक दिन माहौल बनेगा कि अखबार, पत्रिकाएं ये सब भी उसी तरह से लिखना शुरू करेंगे। कोई भी चीज माहौल बनने के बाद होने लगती है, और माहौल नहीं बने तो चीजें खराब भी हो जाती हैं। हिंदी को अंग्रेजी की तरफ ले जाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है माहौल वो बना रहे हैं, माहौल हमें भी साफ सुथरी हिंदी की बनाने की जरूरत है। तो हिंदी भी अच्छी होने लगेगी, और उसमें हम सिर्फ भाषा के स्तर पर नहीं बल्कि अपनी संस्कृति को बचाने के स्तर पर भी एक तरह से अनजाने में काम कर रहे होंगे, जो बड़ा काम होगा।